Acharya Bandhu Bhagini. Hearty congratulations to all of you in the first session of the ninth cycle of in-house training. मैं नमस्कार। इस सत्र को मैंने पूरी एक नजर में दिखाना चाहूंगा। इस सत्र में हम सीखेंगे बच्चा कौन है, बच्चे की परिभाषा जानेंगे, अधिकार और आवश्यकताएं और इच्छाओं के बीच अंतर क्या होता है, बाल अधिकारों की व्याख्या करना, विभिन्न प्रकार के बाल अधिकार कौन कौन से हैं उसके बारे में जानेंगे। CSA, C for child, S for sexual, A for abuse। चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज के शिकार बच्चों की पहचानने के लिए कुछ इंडिकेटर होते हैं, उसको हम जानेंगे। इससे रिलेटेड एक कानून बना हुआ है, पॉक्सो एक्ट 2012 के बारे में जानेंगे और साथ साथ इसके मुख्य विशेषताएं क्या है। बाल लैंगिक शोषण के लिए संपर्क और गैर संपर्क शोषण के बीच अंतर के बारे में हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, इसको समझेंगे। पॉक्स एक्ट 2012 के तहत मामले की रिपोर्टिंग के लिए अनिवार्य रिपोर्टिंग क्या होता है, उससे संबंधित बातों को भी हम जानेंगे। बाल लैंगिक शोषण के प्रति रोकथाम और प्रतिक्रिया में विद्यालय एवं शिक्षक की मुख्य भूमिका क्या होती है, ये भी हम इस सत्र में जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए, पूरे सत्र को मैंने 3 स्टेप में पिरोड़ने का कार्य किया। पहला स्टेप मेरा है बच्चा कौन है, क्या उसका अधिकार भी होता है, अगर अधिकार होता है तो आवश्यकताएं क्या है, अधिकार और आवश्यकताएं या इच्छा के बीच में कौन कौन से अंतर होते हैं, बाल शोषण क्या होता है, उसके टाइप कौन कौन से होते हैं, CSA से पीड़ितों को कौन कौन से इंडिकेटर होते हैं, कैसे हम पहचान सकते हैं, और उससे रिलेटेड कानूनी ढांचा क्या होता है। थर्ड स्टेप मेरा है पॉक्सो एक्ट 2012 की मुख्य विशेषताएं और उसके अंदर उसके तहत कौन कौन से प्रावधान हैं, कौन कौन से अपराध के श्रेणी हैं, उस अपराध के श्रेणी के अनुसार अपराधियों को कौन कौन से दंड, कितने दिनों के दंड दिए जाते हैं, ये सारी चीज जानेंगे। साथ ही विद्यालय और शिक्षकों की क्या भूमिका हो सकती है, तो इस पर पूरे सत्र मेरा इसके तहत हम संचालित कर रहे हैं। इस सत्र को आगे बढ़ाने के पहले मैं एक ऐसा फोन सेवा बताने जा रहा हूं जिसको आप सब इत्मीनान से समझने का प्रयास करेंगे। वह सेवा है चाइल्ड लाइन 1098। व्हाट इज चाइल्ड लाइन 1098? सम्मानित विद्वानजनों, चाइल्ड लाइन 1098 बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए 24 घंटे आपातकालीन निःशुल्क आउटरीच फोन सेवा है। यह सेवा केवल बच्चों की आपातकालीन जरूरतों को ही पूरा नहीं करती, बल्कि उनकी देखभाल और दीर्घकालिक पुनर्वास के लिए उसकी व्यवस्था करती है।
साथी, यह आज तक पूरे देश के 30 लाख बच्चे इससे जुड़े हुए हैं। आज ये जानकर आप हैरान होंगे कि 30 लाख बच्चे पूरे देश से जुड़े हुए हैं। इसका अर्थ क्या है कि बाल लैंगिक शोषण की जो तीव्र गति है वह बढ़ती जा रही है। उन्हें देखभाल करने के लिए इनकी जिम्मेवारी है। चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय की एक नोडल एजेंसी है, जिसे पूरे देश में चाइल्ड लाइन 1098 सेवा की स्थापना, प्रबंधन और निगरानी के लिए मूल संगठन के रूप में नियुक्त किया गया। आज हम यहां कई मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं, करेंगे, जो ये सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि बच्चे सुरक्षित और अपनी पूरी क्षमता के साथ फलते फूलते रहें। हम बच्चों के बारे में हमारी समझ, बच्चों के अधिकारों, बाल शोषण और उनके कुछ इंडिकेटर, साथ ही उससे संबंधित कानूनी ढांचे के बारे में बात करेंगे। हम विशेष रूप से लैंगिक अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम 2012 और उस भूमिका पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे जो शिक्षक बच्चों को सुरक्षित रखने में निभा सकते हैं। बाल लैंगिक शोषण बच्चों के खिलाफ हिंसा के सबसे बुरे रूपों में एक है और इसकी घटनाएं अधिक हो रही है। बाल लैंगिक शोषण एक ऐसी समस्या है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। आपातकालीन सहायता सेवा के रूप में चाइल्ड लाइन 1098 वो पिछले 3 सालों में बाल शोषण के लगभग 20,587 मामले मिले और उस मामले में चाइल्ड लाइन 1098 एक्टिवेटेड हुआ और आज उसकी देखरेख और सुरक्षा प्रदान कर रही है। यही नहीं, हम सबों के भी ये अपने आप में कर्तव्य बनता है कि हम अपने बच्चों को किस तरह सुरक्षित करें। पॉक्स एक्ट के तहत विद्यालय की भूमिका और जिम्मेदारियों के बारे में 2015 में सीबीएसई द्वारा जारी सर्कुलर के तहत हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम पॉक्स एक्ट विशेषताओं को न केवल बल्कि बाल लैंगिक शोषण को रोकने में हम शिक्षकों की भूमिका क्या हो। इसलिए आगे हम जानेंगे बच्चा कौन है। बड़ी सी बात, बच्चा आप बचपन शायद जीवन का वह चरण है जिसे हम में से ज्यादातर लोग मुस्कुराहट और सुखद अनुभूतियों के साथ याद करते हैं। हमारे विद्वान जनों से आग्रह होगा, यदि आप आंख मूंदे और 10 वर्ष या उससे नीचे की एज में आप याद करना शुरू करें। आह, क्या मजा है अपने परिवारों के साथ रमणीय स्थल का सैर करते हुए नजर आए या कोई पसंदीदा भोजन खाते हुए नजर आए या अपने मित्रों के साथ फुटबॉल के माध्यम से लड़ते हुए नजर आए। लेकिन हम में से कुछ के लिए डर, दर्द और यहां तक कि शरीर की भावनाओं को भी वापस लाता है। यह एक तथ्य है बच्चों के लिए एक खुशी, सुरक्षित
होकर बड़ा होना एक सपना है। तो क्या मैं एक आपसे प्रश्न पूछ सकता हूं? और प्रश्न पूछता हूं, क्या आपको कभी लगता है कि बच्चे को भी अधिकार है? क्या एक परिवार में सभी बच्चों की आवाज को सुना जाता है? क्या आप कभी बच्चों के हित में कोई कार्य कर रहे हैं तो बच्चों की राय लिया जाता है? यदि नहीं तो आप इस चर्चा में समझेंगे कि वास्तव में बाल अधिकार क्या है। आइए, अभी अभी मेरा टॉपिक स्क्रीन पर चल रहा है, बच्चा। शायद आपकी प्रतिक्रिया है कि बच्चा ये हो सकता है। कौन बच्चा हो सकता है? आप कहेंगे निर्णय लेने के लिए जो परिपक्व है। आप कहेंगे बच्चा वह है जिसने 16 साल की उम्र पूरी कर ली है। आप कहेंगे बच्चा वह है जो सही और गलत के बीच अंतर नहीं है बच्चा। लेकिन आप यह भी कहे कि आजकल तो 10 या 12 वर्ष की उम्र के बच्चे जल्दी से परिपक्व हो जाते हैं। लेकिन मैं यहां पर आपको अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर जो बच्चे को परिभाषित किया गया है उसको मैं स्पष्ट करता हूं कि बच्चा कौन है। वास्तव में बच्चा है कौन? Any person who has not completed the age of 18 years। जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु को पूरी नहीं की है वह बच्चा। अर्थात जो व्यक्ति 17 वर्ष 364 दिन का है वह भी व्यक्ति क्या है? एक बच्चा है। आप इस परिभाषा को हमारे किशोर न्यायालय अधिनियम 2015 द्वारा अपनाया गया। अतः यह स्पष्ट है कि 18 वर्ष से कम उम्र के कोई भी व्यक्ति बच्चा कहलाए। आइए थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं कि वास्तव में अधिकार बनाम बच्चों की कुछ जरूरतें और इच्छाओं के बारे में यहां जानें और सोचें। जो आप चाहती हैं आपके पास जो है, मैं कहूं कि मुझे प्रतिदिन सुबह में एक कप कॉफी चाहिए, मुझे खुद का घर चाहिए, मुझे प्रत्येक शाम में हलवा चाहिए। तो ये सारी बातें, और यह भी चाहूं कि प्रत्येक व्यक्ति मास्क पहने। क्या ये सारी जरूरतें और इच्छाएं अधिकार है? तो आइए इसको ढेर रूप से हम समझते हैं। आवश्यकताएं बुनियादी हो सकती हैं, अस्तित्व के लिए आवश्यक हो सकते हैं, या वे एस्पायरेशनल हो सकती हैं जो उन्हें एक इच्छा बनाती है। सभी इच्छाएं किसी न किसी जरूरत से जुड़ी रहती है, लेकिन यह बुनियादी जरूरत नहीं हो सकती है। और बच्चों को एक बात मैं बताऊं, बच्चों को बढ़ने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन बच्चे को नए नए भोजन व्यंजन पकाए और उन्हें खिलाए, यह आवश्यकता नहीं हो सकती, यह एक इच्छा हो सकती है। तो आवश्यकता इच्छा दोनों किसी के लिए कर्तव्य दायित्व हो सकता है, लेकिन विशेष रूप से ये इच्छा और आवश्यकताएं सरकार या राज्य के लिए दायित्व नहीं हो सकता। वास्तव में आप यहां समझ गए कि इच्छा, आवश्यकताएं और अधिकार वास्तव में अधिकार है। Rights are those needs which are ensured by law।
अधिकार वे जरूरतें हैं जो कानून द्वारा सुनिश्चित की जाती है। क्या बच्चों का अधिकार है खाने के लिए? आप कहेंगे हाँ है। खेलने के लिए? यस। एक नाम का? यस। क्या फैशनेबल कपड़े पहनने के लिए? नहीं, वह अधिकार नहीं है, वह एक इच्छा है। शिक्षा का? हाँ, अधिकार है। मोबाइल फोन रखने का? नहीं, एक इच्छा है। उसके बारे में किए गए फैसलों में अपनी राय देने का? यस। तो इस प्रकार अभी अभी हम जाने अधिकार के बारे में। तो एक बात जान लीजिए, अधिकारों को महसूस किया जा सकता है, उनका सम्मान किया जा सकता है, उन्हें संरक्षित किया जा सकता है और उन्हें पूरा किया जाता है। अधिकारों के लिए सरकारें कर्तव्यबद्ध है, उन्हें पूरा करना उनका दायित्व है। सभी बच्चों के अधिकार हैं। इनमें से कई अधिकार वयस्कों और से मिलते जुलते हैं, लेकिन बच्चे हमारे संवेदनशील होते हैं, आश्रित होते हैं। उनका अधिकार को सुनिश्चित कराना हम वयस्कों का कर्तव्य बनता है। सभी अधिकारों को अंतर्राष्ट्रीय समझौता के तहत ये मान्यता प्राप्त है। वह अंतर्राष्ट्रीय जो समझौता है, आप इनका नाम सुने होंगे, UNCRC। ये UNCRC क्या है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ राइट ऑन द चाइल्ड। भारत ने इसे नवंबर 1992 ईस्वी में स्वीकृत किया और भारतवर्ष, हमारा देश, यह वादा किया कि कन्वेंशन में जितने प्रावधान हैं, सारे प्रावधानों को मैं अपने कानूनों, नीतियों और योजनाओं के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे। थोड़ी सी तो इससे UNCRC में कुल 54 अनुच्छेद है। 1 से 40 अनुच्छेदों में बच्चों के अधिकारों को परिभाषित करता है और 40 से 54 अनुच्छेद जो हैं उसमें बच्चों के अधिकारों को सरकार के द्वारा जवाबदेही बनती है, उनकी परिभाषा को इसमें परिभाषित किया गया है, उनकी जिम्मेदारी को इसमें परिभाषित किया गया है। आप जानते हैं कि इनका भी बच्चे के अधिकार कौन कौन से हैं? बच्चे के 4 अधिकारों में मैंने बांटने का प्रयास किया। उत्तरजीविता का अधिकार, विकास का अधिकार, सहभागिता का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार। उत्तरजीविता का अधिकार बच्चे के जीवन का अधिकार और आवश्यकताएं जैसे पोषण, आश्रय, चिकित्सा। विकास का अधिकार, प्रत्येक बच्चे का विकास का अधिकार है, जिसमें बच्चे को उसकी पूरी क्षमता का पता चलता है। इसलिए उनके लिए आवश्यक है खेलना, शिक्षा, विश्राम, सांस्कृतिक गतिविधियां। सहभागिता का अधिकार, इसमें बच्चों की अपनी राय व्यक्त करने, अपने स्वयं के जीवन को प्रभावित करने वाले मामलों में अपनी बात कहने, अपनी उम्र और परिपक्वता के अनुसार संभोग इत्यादि में सम्मिलित होने की इजाजत देता है। सुरक्षा का अधिकार, बच्चों को शारीरिक और मानसिक रूप से चोट और दुराचार से बचने का अधिकार है। यह अधिकार यह सुनिश्चित करता है कि बच्चे को सभी प्रकार के दुर्व्यवहार, उपेक्षा और शोषण से
बचाया। इसलिए यही नहीं, बच्चों के संरक्षण और पुनर्वास के जो किसी भी प्रकार की शोषण या दुर्व्यवहार का सामना कर चुके हैं उन्हें ये व्यवस्था तो आगे हम देखते हैं। आप तैयार हो जाइए। और ये अभी तक आपने सीखे 1098 कौन सेवा आपने जान गए, बच्चा कौन है आपने जान गए, बच्चे के अधिकार। तो आइए थोड़ा सा सेंसिटिव होइए, हमारे इस असाइनमेंट पर हम लोग खड़े उतरे। प्रश्न आपके सामने, बच्चों की देखभाल और सुरक्षा हेतु 24 घंटे की आपातकालीन आउटरीच फोन सेवा है। ऑप्शन आपके सामने, आंसर बी है। आंसर बहुत बहुत धन्यवाद। सामने आंसर, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विकास का अधिकार में शामिल नहीं है। आप अपनी आंसर तैयार रखें। सी। चलिए आंसर आपका सी है, चिकित्सा। चलिए आगे आते हैं। निम्नलिखित में इच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छी बात, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे बढ़ते हैं हम। बाल शोषण। बाल शोषण को मैंने 5 कैटेगरी में बांटे हैं समझने के लिए। पहला है बाल दुर्व्यवहार, दूसरा है उसके प्रकार, तीसरा है बाल लैंगिक शोषण, चौथा है बाल लैंगिक शोषण के उत्पीड़न से उत्पीड़ित व्यक्तियों के कुछ संकेतक होते हैं, कुछ इंडिकेटर, और उसके बाद कानूनी हम समझें। बाल दुर्व्यवहार हम सब जानते हैं, मानव के पास अधिकार है। ये कहां से मिलता है? यह उस स्थान से प्राप्त होता है जहां पर हम सब निवास करते हैं। उदाहरण तौर पर हम देख सकते हैं कि भारत में हमारे अधिकारों की गारंटी हमारे संविधान द्वारा दी जाती है। हम यह भी जानते हैं कि वैसे की तरह बच्चों को भी अधिकार प्राप्त है। बच्चे अधिक सेंसिटिव होते हैं, इसलिए इनके अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए हम सब वयस्कों की जिम्मेवारी बनती है। और इस अधिकार को प्रदान करने के लिए हमारी सरकार के द्वारा राष्ट्रीय कानून, कार्यक्रम और नीतियों के द्वारा प्रत्येक बच्चों के लिए देने का उनका दायित्व बनता है। आप थोड़ा सा आप जान लीजिए कि अधिकार किसी को छीन लिया है या उनके अधिकार पर हनन किया जाए या उल्लंघन किया जाए तो कहा जाता है क्या कि दुर्व्यवहार होता है। यदि इसके प्रेरित बच्चे होते हैं तो अब क्या कहा जाएगा? ये बाल दुर्व्यवहार, बाल शोषण। तो यहां पर हम सब आगे बढ़ते हैं कि जो सरकार द्वारा बच्चों के जिन अधिकारों की गारंटी दी जाती है वे हैं उत्तरजीविता, सहभागिता का अधिकार, विकास का अधिकार और संरक्षण का। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण के द्वारा मैं समझाता हूं। यदि 14 वर्ष से कम आयु का प्रत्येक बच्चा का मुफ्त
और अनिवार्य शिक्षा का हकदार है। यह हक कौन देता है? यह हक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 प्रदान करता है। यदि हम मान कोई एक बच्चा है जिसको विद्यालय जाने के लिए व्यवस्था नहीं बनी, वो घर से नहीं निकल सकता, या कोई बच्चा है जो पढ़ाई जारी कर रहा है या किए हुए, लेकिन उस पर दबाव बनाया जा रहा है, शादी करो, उस पर दबाव बनाया जा रहा है, तुम मजदूरी करो, तो यह कहा जाएगा बाल शोषण हो रहा है, वह बाल दुर्व्यवहार। ऐसी इसके प्रकार के बारे में थोड़ा समझा लें। आइए, बाल दुर्व्यवहार के प्रकार: शारीरिक शोषण, भावनात्मक दुर्व्यवहार, अपेक्षा, लैंगिक शोषण। शारीरिक शोषण में आप जानते हैं कि बच्चों की शारीरिक का शोषण किया जाता है, मारना, पीटना। भावनात्मक दुर्व्यवहार में कि भावनाओं, बिना शरीर को टच किए हुए भावनाओं का उसका शोषण किया जाता है। उपेक्षा, बच्चों की बुनियादी जरूरत को नहीं पूरा कर पाते हैं, बच्चों को लिंग के आधार पर भी उसे हम प्रताड़ित करते हैं। लैंगिक शोषण, लैंगिक शोषण क्या होता है? बाल लैंगिक शोषण अधिक शक्तिशाली व्यक्तियों को यौन संतुष्टि के लिए बच्चों का उपयोग करने का एक कृत्य है। इस प्रकार हम प्रकार को जाने, थोड़ी सी बात आगे। बाल लैंगिक उत्पीड़न के इंडिकेटर कैसे पहचानेंगे? अगर कोई बच्चा लैंगिक शोषण के शिकार हो रहे हैं तो उसमें कुछ इंडिकेटर दिखाई देने लगते हैं। क्या इंडिकेटर? वैसे बच्चों में एकाएक उसके कैरेक्टरिस्टिक चेंजिंग दिखाई देते हैं। उसे नींद नहीं आती, कक्षा में उसकी उपस्थिति नहीं हो पाती, महंगे उपहारों का वह स्टोर करना शुरू कर देता है, अचानक कुछ व्यक्तियों और कुछ स्थानों से उसे डर लगना शुरू हो जाता है, उसे दूर भागना शुरू कर देता है। और बच्चे, कुछ वैसे बच्चे होते हैं जो अपने आप को खूब संवारने लगते हैं, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं अपने आप के शरीर पर कोई ध्यान नहीं देते। ये सारे कुछ इंडिकेटर हैं। नेक्स्ट आगे हम पढ़ेंगे, जानेंगे इसे कानूनी ढांचा। ये कानूनी ढांचा जो भारत में कानून, नीतियों और कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों की सुरक्षा के लिए कानूनी ढांचा। हालांकि बाल लैंगिक शोषण के मामलों से निपटने के लिए सरकार द्वारा एक विशेष कानून का निर्माण किया गया, जिसका नाम है पॉक्सो एक्ट 2012। यह अधिनियम 14 नवंबर 2012 से लागू हुआ और इसके बाद ये पूरे भारतवर्ष में लागू है। अब थोड़ी से यहाँ पर हम पॉक्सो एक्ट समझने के प्रयास को करेंगे, साथ साथ सीएसए को रोकने के और शोषण पीड़ितों को सहयोग देने के विद्यालय की भूमिका पर भी हम यहाँ पर ध्यान देने जा रहे हैं। थोड़ा सा आ जाइए। हम थोड़ा सा जान लें कि पॉक्सो एक्ट 2012 है। यह एक्ट 18 वर्ष के कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को बच्चा परिभाषित करता है, जिसका अर्थ है चाहे वह लड़का हो या लड़की। इसलिए इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से एक बच्चे के अनुकूल न्यायिक प्रक्रिया प्रदान करके अपराधों की विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग अलग सजा देता है। इसलिए यह अधिनियम एक बच्चे को अपराध के विषय में बोलने के लिए प्रोत्साहित करता है। लेकिन आप सब ध्यान दें, हम अपने बच्चों को इस प्रकार बनाएं कि इस अधिनियम के तहत बोलने का ही अधिकार नहीं,
हम किस प्रकार अपने आप को बचाव करें, किस प्रकार अपने आप को रखें ताकि हम न शिकार हो पाए न हमारा मित्र शिकार हो पाए। इसके लिए हम विद्यालयों के शिक्षकों, विद्यालय प्रबंधन कमेटी के लोगों को, हम शिक्षकों, बच्चों को शिक्षित करना पड़ेगा, प्रशिक्षित करना पड़ेगा ताकि हम ये समझ सके कि बाल लैंगिक शोषण को कैसे रोक सकते हैं। इसमें इसकी जो विशेषताएं हैं, इसके अंदर सभी 18 से कम उम्र के, चाहे वह लड़कियां हो या लड़के हो, आती हैं। इसमें जो बाल लैंगिक दुर्व्यवहार होती है वह गैर संपर्क या संपर्क दोनों को इसमें परिभाषित किया गया है। इसके लिए आप अपने निकटवर्ती जो पुलिस स्टेशन है उसमें एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। इसमें यह भी व्यवस्था है कि 24 घंटे के अंदर पुलिस अगर आवश्यकता पड़ी उस बच्चे को बाल कल्याण समिति के समक्ष रखकर उसके पुनर्वास की व्यवस्था कर सकते हैं। इसके लिए साथ ही इस नियम में यह स्पष्ट है कि पुलिस भी बच्चे को डराएंगे, धमकाएंगे नहीं। पुलिस जब भी बच्चे को बयान लेंगे तो सादे लिबास में लेंगे ताकि बच्चे हमारे भयभीत नहीं। यह भी दर्ज है कि हमारे जो पुलिस अधिकारी होंगे उनके मन चाहे उनका एफआईआर दर्ज बयानबाजी नहीं होगी। बच्चे जहां बच्चे के अनुकूल अगर वह चाहता है वहां पर जाकर वो अपना बयान दे सकता है। एक और फैसिलिटी है कि अगर कोर्ट में, अगर न्यायालय में दोबारा उसको गवाही देने की जरूरत पड़ती है तो वीडियो क्लिप के माध्यम से दे सकता है। पुलिस का यह कर्तव्य बनता है कि बच्चे को अभियुक्तों से नहीं मिलाए या उनका नाम को गुप्त रखे। ये सारे इसमें प्रावधान है। थोड़ा सा आइए इस अधिनियम के तहत क्या अपराध होते हैं, कौन कौन से कैटेगरी के अपराध होते हैं और उनका क्या सजा है, आप जान लीजिए। इसमें हम सब जो भी देख रहे हैं वह अगर यदि बच्चों के साथ सेक्स कांटेक्ट या किसी भी मटेरियल को किसी भी अंग में डालने का प्रयास किया जाता है तो वह रैपिड पेनिट्रेशन सेक्सुअल हरासमेंट के अंतर्गत लाता है। वह धारा 3 के अंतर्गत काउंटिंग होता है और इसका सजा होता है 10 साल या आजीवन कारावास। दूसरी है कि रैपिड पेनिट्रेशन सेक्सुअल असॉल्ट के माध्यम से अगर मतलब क्या है, थोड़ा सा एक मैं बता दूं। यहां गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले का अर्थ क्या होता है। इसमें अपने घर के परिवार या कोई पुलिस पदाधिकारी या अस्पताल के कर्मचारी या विद्यालय के शिक्षक या विद्यालय के गैर शिक्षक कर्मचारी के द्वारा यदि बाल शोषण हो रहा है तो इसके अंतर्गत आता है धारा 5 के अंतर्गत उनको सजा मिलती है 20 साल की कारावास या आजीवन कारावास की सजा भुगतने के लिए तैयार कर सकते हैं या मृत्यु दंड के भी प्रावधान है। इस तरह लैंगिक हमले से लेकर निजी अंग को छूने का भी प्रावधान में वह धारा 7 के अंतर्गत आता है। इसके लिए न्यूनतम 3 साल की सजा है। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि प्रत्येक विभिन्न कैटेगरी सजा के लिए विभिन्न अपराधों की कैटेगरी बनी हुई है और उस कैटेगरी के अंदर उनको सजा को भुगतना होगा। अर्थात 3 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक भी आपको सजा मिल सकती है। इस तरह यह भी आप जान लीजिए कि अगर व्यवसायिक उद्देश्य के लिए बच्चों को शामिल करने वाले किसी भी रूप में अश्लील सामग्री को स्टोर करते हैं तो भी आप दोषी पाए जाएंगे
और उसके लिए आपको 3 वर्ष का न्यूनतम प्रवास होगा या 5 वर्ष या जुर्माना हो सकता है। तो इसलिए हम सब अधिनियम को जाने, लेकिन अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पॉक्स एक्ट 2012 में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया, संशोधन किया गया। हम सब जानते हैं कि हमारे किसी भी अधिनियम जो समय के अनुसार उसमें कुछ बदलाव किए जाते हैं। तो ये पॉक्स एक्ट 2012 में 2019 में इसको संशोधन किया गया। संशोधन हुआ, बड़ी कहीं सजा में चेंजिंग हो गई। तो वही आपने देखा रैपिड पेनिट्रेशन सेक्सुअल असॉल्ट में वहां अब 10 साल की जगह पे यह हो गया 20 साल की सजा और आजीवन कारावास की सजा। उसी तरह अलग अलग कैटेगरी में, जैसे आप अश्लील उद्देश्य के लिए वहां पर 3 साल की सजा थी, उसमें ये बढ़ाकर इसको 5 साल की सजा कर दी गई। और इसको 5 साल की सजा को बढ़ाते वक्त कुछ ऐसा बना दिया गया कि यह सजा अगर 16 वर्ष से कम उम्र के साथ अपराध होता है तो उसको 10 साल से बढ़ाकर 20 साल कर दिया। यदि अश्लील सामग्री का भंडारण करता है तो वहां 3 साल की सजा मिलती थी, लेकिन इनसे संशोधन कर दिया गया कि अब 5 साल की सजा मिलेगी। तो आइए हम शिक्षकों की क्या भूमिका होनी चाहिए, हम विद्यालय के प्रबंधन कमेटी की क्या भूमिका होनी चाहिए, किस लिए लैंगिक शोषण को रोकने। विद्यालय और हम शिक्षक इसकी निवारक उपाय कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम बच्चों के लिए ऐसे माहौल, ऐसा वातावरण क्रिएट कर सकते हैं जहां बच्चे अपने आप को स्वतंत्र रूप से सुरक्षित समझकर अपनी बात को कह सकते हैं। यानी एक ऐसा सुरक्षित स्थान बनाए जहां पर बाल लैंगिक शोषण के से पीड़ित बच्चे वहां पर अपनी बातों को कह सकते हैं। दूसरी बात, बच्चों के लैंगिक शोषण के बारे में, क्योंकि जब कोई भी बच्चा इससे पीड़ित होते हैं तो अपनी बात को कहने में डरते हैं, लाज करते हैं, शर्म करते हैं, भयभीत होते हैं। तो उनके लिए एक सुझाव या शिकायत पेटिका का निर्माण कराया जाए ताकि वैसे बच्चे अपने लेटर के माध्यम से अवगत सकें। विद्यालय प्रबंधन समिति के माध्यम से शिक्षण, गैर शिक्षण कर्मचारियों और अभिभावकों को जागरूक करने का प्रयास किया जाए। यही नहीं, चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी के तहत सुरक्षित भर्तियां भी, जो भर्तियां नीतियां हैं उसको भी अपनाया जाए। ऑनलाइन सुरक्षा, ऑनलाइन ग्रूमिंग, सुरक्षित और असुरक्षित स्पर्श पर बच्चों की जागरूकता प्रदान करने का भी प्रयास करने चाहिए। स्कूलों की या विद्यालय प्रबंधन समिति के द्वारा स्कूलों की नियमित बुनियादी ढांचे जो स्टाफ सहित सुरक्षा ऑडिट करना होगा, क्योंकि हमारे विद्यालय में अगर कॉमन रूम है, बाथरूम है, तो इस सभी का ऑडिट होना जरूरी है। सभी को एक बार निगरानी सप्ताह में, महीने में करना चाहिए ताकि इससे भी जागरूक हमारे शिक्षक और हमारे कर्मचारी हो सकते हैं। अगर जिस बच्चे के साथ दुर्व्यवहार किया गया है उसके लिए प्रतिक्रिया देने का सबसे अच्छा तरीका है। क्या अच्छा तरीका है? जो बच्चे आपसे कुछ कहता है उस पर विश्वास कीजिए, जो कहता है वही सही है। जब आपके पास आता है कुछ कहने के लिए तो उसका प्रशंसा कीजिए, उसके साहस की प्रशंसा कीजिए। अगर बच्चे की भावनाओं को स्वीकार कीजिए, बच्चे को यह आप कतई मत कहिए बेहुदा कहीं क्या तुम्हारी गलती नहीं थी तो यह हुआ कैसे मामला, ऐसा कभी भी उसको ये बच्चों को बताए
क्या बच्चे की अनुमति के साथ अगर ये बातें स्पष्ट है बाल लैंगिक शोषण से पीड़ित हुआ बच्चा है तो उसको आप अनुमति ले कि इस बात को मैं आपके परिवार तक कह सकता हूं क्या? अन्य किसी के बारे में आपको सहायता लेनी है क्या? अन्यथा उस बात को गुप्त रखें। यह भी या मत कहिए अरे जो तुम्हारे साथ किया है मैं उसको जेल भेजवा दूंगा, ऐसा कतई बात नहीं होनी चाहिए। या उसको मैं मार दूंगा, ऐसा झूठा वादा वैसे बच्चों के साथ नहीं होना चाहिए। बच्चों से ना कोई आप प्रश्न पूछे ये मामला कैसे हुआ, कब हुआ, कहां हुआ, आप चिल्लाइए मत। आप बच्चे जो कह रहे हैं उसको सुनिए और उसकी बात को गुप्त रखिए और उसका आवश्यकता पड़े तो चाइल्डलाइन 1098 पर बताइए या आपके निकटवर्ती जो पुलिस स्टेशन है उसको बात। दूसरी बात, बाल प्रेत के प्रति सहायक व समर्पित व्यवहार क्या है? तो इसी पहली बात हम जानते हैं कि सहायक व्यवहार कौन कौन से होते हैं। बच्चे को जब बच्चे अपनी बात को आपके समक्ष रख रहा हो तो उससे आश्वासन दीजिए कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा और उसके साथ सहानुभूति प्रकट कीजिए। दूसरी बात, यदि मामला सूचित किया गया है तो बच्चे की सहमति जरूर होनी चाहिए। किसी वजह कहीं भी आप FIR कराते हैं या आप 1098 को आप सूचित करते हैं तो पहले उसमें बच्चे की सहमति लेना अति आवश्यक है। दूसरी बात, मेडिकल परीक्षण में बच्चे की मदद करें और यह भी याद रखिए यह मेडिकल परीक्षण महिला डॉक्टरों के बीच में होनी चाहिए और इसकी आपराधिका FIR रिपोर्ट प्राप्त करना चाहिए और बच्चे की जो भी बात हो उसकी गोपनीयता बनाए रखें। बाल प्रेतों के प्रति असमर्थित व्यवहार क्या है? बच्चे के दोष देना, मैंने पहले कि ये तुम्हारे कारण हुआ है, ये बेटा कैसे कहाँ हुआ, कैसे ही कुछ नहीं, दोष आरोपण करने की आवश्यकता है। बच्चे की उपेक्षा करना जब किसी व्यक्ति या घटना के बारे में शिकायत, जब बच्चा दुरुपयोग का खुलासा करे तो प्रतिक्रिया देना। अपराधी के पास बच्चे को फिर वापस कतई नहीं भेजना। अब बच्चे के सामने दूसरे के साथ दुर्व्यवहार की बातें करना, मीडिया या अन्य लोगों के लिए बच्चों की पहचान, ये सारी बातें गलत है, ऐसी नहीं करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।